हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के जो छोटे छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स के। आज हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे। सेक्शन ए का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है आपके पेपर में। आप जानते हैं कि आपके टोटल जो 70 मार्क्स के पेपर हैं उसमें 14 मार्क्स का आपका सेक्शन ए आता है, वेरी शॉर्ट आंसर्स। तो वेरी शॉर्ट आंसर में क्या क्या पूछा जा सकता है हम उस पर चर्चा करेंगे और उसका जवाब हम कैसे लिखेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस की लिस्ट देख सकते हैं और मैं आज उनके सॉल्यूशन पर डिस्कस करूंगा। आप अपना सबटाइटल और कैप्शन अगर सेटिंग में ऑन रखेंगे तो आपको नीचे रिटन में भी उसके जवाब मिलते रहेंगे। तो चलिए हम पहले बात करते हैं पहली यूनिट की। पहली यूनिट है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप वीडियो में देख सकते हैं, 1900 में प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए दो बेसिक पोस्टुलेट्स दिए थे। उसके अकॉर्डिंग एवरी बॉडी कंसिस्ट बाय द नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें ईच एटम बिहेव करता है एज ए एटॉमिक ऑक्सीलेटर नोन एज प्लांक ऑक्सीलेटर। तो इसमें हमें लिखना क्या है, हम सीधा सीधा यहाँ पर लिखेंगे कि इन 1900 प्लांक स्टेट दैट एवरी बॉडी कंसिस्ट बाय द नंबर ऑफ एटम्स which behave as an atomic oscillator or Planck oscillator. And for black body radiation, Planck given following two postulates. Number 1, पहला postulate हमारा बॉडी के लिए है, तो हम कहते क्या है कि every atom of the black body having energy is equal to the integral multiple of h nu. Means फर्स्ट करेंगे इक्वल टू एच न्यू। सेकंड क्या कहता है, सेकंड पोस्टुलेट है कि बॉडी जो ब्लैक बॉडी है, सेल्फ तो उसके पास एच न्यू के ही मल्टीपल की एनर्जी है, पर वो एब्जॉर्ब भी एच न्यू के मल्टीपल में करेगा, इमिट भी हमारे एच न्यू के ही मल्टीपल में करेगा। मतलब एवरी एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑकर्स व्हेन द एनर्जी डिफरेंस डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा N एच न्यू, वेयर N डेल्टा N जो है दैट इज 1 2 3 डॉट। ठीक, तो ये अगर आपका आता है प्लांक क्वांटम हाइपोथेसिस तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मैं बात करने चल रहा हूं कि व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट एंड कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन इफेक्ट क्या था, हम कहते थे, लिखेंगे क्या कि कॉम्पटन स्टेट दैट व्हेन एनी रेडिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस देन ड्यू टू रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर स्कैटरिंग वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड बीम आर चेंज्ड। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज इन वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। और कह रहा है इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, तो कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन अगर पूछता है तो डेल्टा लैम्डा जो हमने पढ़ा हुआ है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है h अपॉन m नॉट c इनटू 1 माइनस cos फाई। और अगर कहता है कॉम्पटन वेवलेंथ तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस h अपॉन m नॉट c इनटू 1 माइनस cos फाई। ये सेकंड क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। थर्ड, इसी यूनिट में आपका है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव। डी ब्रॉगली ने मैटर वेव के लिए क्या कहा था, तो सीधा सीधा हम इसमें लिखेंगे क्या कि इन 1924 डी ब्रॉगली स्टेट दैट एवरी बॉडी इन मूविंग स्टेट एक्वायर ए वेव नेचर and the wave associated with moving particle is called matter wave, जिसका मोमेंटम क्या है, वेवलेंथ का फार्मूला क्या है, which having wavelength, ये फर्स्ट का है,
सेकंड का है। थर्ड है विच हैविंग वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा इसमें क्या लिखना। तो इसने डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट की बात की, तो ये लिखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमने कहा था कि डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव की प्रॉपर्टीज, जैसा कि फॉर्मूला कह रहा है कि h अपॉन mv है, सीधी सी बात है कि दिखा क्या रहा है कि मास बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, वेलोसिटी घटेगी तो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो प्रॉपर्टीज तो इसी में दिख रही है फार्मूले में। हम लिखेंगे क्या कि द मैटर वेव, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग द मास ऑफ पार्टिकल। नंबर 2, डी ब्रॉगली वेवलेंथ डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल। Number 3, de Broglie wavelength is independent on the charge on particle, temperature of the particle, potential applied on particle पर डिपेंड नहीं करेगा। बाकी एक डिफिनीशन ही है कि ए वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव। ठीक इस तरीके से अगर हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैटर वेव, तो देखिए पूछने का तरीका बदल गया है। वही जो भी हमने तीसरे क्वेश्चन में डिस्कस किया था डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, उसी को हम यहां पर भी लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा कह रहा है डिफाइन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो अगर हम यहां पे बात करें फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी, तो फेज वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ सिंगल वेव होती है। तो यहां पर हम कहेंगे ए वेलोसिटी with which a wave travel from one point to another point is called wave velocity or phase velocity, and formula Vp equal to omega by k। सेकंड है व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि when 2 or more wave travel in a medium simultaneously, then due to superimposition between them, a resultant wave is formed known as group wave, and a velocity with which a group wave travel in a medium is called group wave। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है Vg इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें बनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बीच के रिलेशंस की बात करेंगे तो इन्हीं दोनों फार्मूले में इसको इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। इक्वेशन 1 से ओमेगा इक्वल टू क्या है? kVp उठाकर पुट कर दिया, तो Vg इक्वल टू क्या हो गया? d बाई डी के kVp बराबर हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड। अगर फर्स्ट इंटू सेकंड कर रहे हैं तो बीपी अपने कॉमन लिया तो के का के रिस्पेक्ट में 1 और प्लस के बाहर किया तो ये हो गया डी बीपी बाई डी। अगर वेवलेंथ के टर्म में लिखना हुआ तो के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा होता है। हम रख सकते हैं बीपी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डी बीपी अपॉन डी 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाहर आएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई लैम्डा का हो जाएगा -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। एक लैम्डा कैंसिल होगा, माइनस होगा और यहाँ पे बचेगा डी लैम्डा। तो फार्मूला बचेगा Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी Vp बाई डी लैम्डा, जिसमें तो केस भी कभी कभी पूछे जाते हैं कि डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा, नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में क्या होगा। डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव क्या होता है? जब भी कोई मीडियम में, जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं सनलाइट का, कि सन से अर्थ तक फ्री स्पेस में आ रही है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से पास करती है उसके सातों वेवलेंथ अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ एयर क्या हुआ? एयर हुआ नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, प्रिज्म क्या हुआ? डिस्पर्सिव मीडियम। तो हुआ क्या दोनों में? देखिए द सनलाइट कॉन्टेन द नंबर ऑफ
वेवलेंथ, जो कि नंबर ऑफ कलर्स होते हैं, और स्पीड सबकी जब फ्री स्पेस में थी तो हर वेवलेंथ की सेम थी। मतलब नॉन डिस्पर्सिव में क्या होता है कि वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ, लेकिन अगर जैसे ही प्रिज्म में गया सातों अलग अलग हो गए हैं, जो कि सातों की स्पीड अलग अलग थी। इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। तो उसके अकॉर्डिंग नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में dVt by d लैम्डा 0 हो जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंट है। तो Vg इक्वल टू क्या हो जाता है, Vp हो जाता है। और डिस्पर्सिव मीडियम में जो फार्मूला दिया हुआ है वही है Vg इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dVp by d लैम्डा, जो कि जो भी फाइनाइट वैल्यू होगी ये शो करेगा कि ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम होगी। तो ये तो आपका वेलोसिटी का क्वेश्चन है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पहली यूनिट का ही कि व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो अगर हम बात करें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन की तो होगा क्या। तो जब हमने पढ़ा हुआ था श्रोडिंगर का कॉन्सेप्ट 1927 में श्रोडिंगर आए थे, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ मैटर वेव, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था साई, और यही साई हमारा क्या कहलाता है, वेव फंक्शन। तो जब फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात होगी तो फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम उसी 1927 में मैक्स बॉर्न आए थे। मैक्स बॉर्न ने कहा क्या, क्योंकि हम पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशंस तो नहीं बता सकते हैं, पर उसके पाए जाने की संभावनाओं का जिक्र कर सकते हैं। तो वहां पर वो हमेशा किसकी बात करता है, प्रोबेबिलिटी की बात करता है, एग्जैक्ट की बात नहीं करता है। तो वही हम कहेंगे 1927 मैक्स बॉर्न सो दैट द साई टू साई स्टार, साई स्टार क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, साई टू साई स्टार, सो द probability of finding a particle at any point in the whole space, probability क्या होगी, p इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन साई टू साई स्टार d, जहां पर साई क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। इसका डिटेल वर्जन फिजिकल सिग्निफिकेंस का हमने आप देखेंगे अगर इस प्लेलिस्ट में तो दिया हुआ है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शंस का। क्योंकि यहाँ 2 नंबर में है तो हम केवल इतना ही लिखेंगे, बाकी कंडीशंस आप फुल वीडियो में देख सकते हैं जहाँ पर था। नेक्स्ट आता है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन सी में प्रूव करने को आता है। सेक्शन ए में जब आएगा तो कहेगा केवल इक्वेशंस लिख दो, इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट की। सीधा सीधा हम यहाँ पर इक्वेशंस पढ़े हुए हैं, 1 डायमेंशन का ही पूछा भी जाता है। तो 1 डायमेंशन में क्या हो जाएगा, v2 साई अपॉन dx2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस b अपॉन h स्क्वायर साइन टू 0। ये हमारा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन है। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन इन फ्री स्पेस, तो फ्री स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, केवल ई साई हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं घुमाकर फ्री स्पेस दे दे तो v बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक। अच्छा, टाइम डिपेंडेंट का इक्वेशन तो आप शॉर्ट में भी जानते हैं कि ई साई इक्वल टू एच साई, आइगन वैल्यू के फॉर्म में था, जहां एच हमारा क्या था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो टोटल एनर्जी ऑपरेटर को शो कर रहा था, ई हमारा क्या था, एनर्जी ऑपरेटर आई एच अपॉन 2 पाई। इसका पूरा फुल डेरिवेशन प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसमें देख सकते हैं। और इक्वेशन याद रखेंगे, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये तो था आपका पहली यूनिट का क्वेश्चन। पहली यूनिट में इसी तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड हमारा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी।
अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आता है मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म में और डिफरेंशियल फॉर्म में लिखने को पूछता है। अगर कहा गया कि राइट द मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे डाइवर्जेंस इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस b इक्वल टू 0, कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल t एंड कर्ल H इक्वल टू j प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल v बाई डेल t। बस इतने में पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी अलग अलग कंडीशंस आती है। हो सकता है आ जाए राइट द मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, राइट द मैक्सवेल इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम, तो हम उसकी कंडीशन भी पुट कर सकते हैं और उससे भी इसके सोल्यूशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे फ्री स्पेस में क्या हो जाएगा, रो और जे दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच रखेंगे, मॉडिफाई हो जाएगा। कंडक्टिंग मीडियम में रो तो 0 होता है पर जे बराबर क्या होता है, सिग्मा ई होता है। बाकी डी बराबर एप्सिलॉन ई, बी बराबर म्यू एच रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा। इसी का अगर इंटीग्रल फॉर्म है तो इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखा जाता है सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रो इनटू डी। इसकी बात करेंगे तो सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस इक्वल टू 0। थर्ड की बात करेंगे तो यहां पर जाएगा लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी ऑफ सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस। फोर्थ को लिखेंगे तो लाइन इंटीग्रल एच या बी डॉट डी एल जो लिखना चाहें इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई बाई डेल टी इनटू डी एस। बस इतने लिख देना है, 2 नंबर में इंटीग्रल फॉर्म हो जाएगा और डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगा। ठीक। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए, कैप्शन अगर आप ऑन रखेंगे तो आपको स्टेटमेंट मिलता जाएगा जो मैं कह रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा हुआ है, मैक्सवेल ने 4th इक्वेशन को जब मॉडिफाई किया था एम्पियर लॉ को, तो दिखाया था कि एम्पियर लॉ होल्ड ओनली फॉर स्टैटिक फील्ड एंड फॉर टाइम वेरिंग फील्ड इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिफिनीशन अगर लिखनी हुई 2 नंबर में, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे, एक करंट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is called displacement current. In other words, a current equivalent to the time varying electric field is called displacement current, which having very small value for good conductor and large value for bad conductor. ये 2 नंबर के लिए सफिशिएंट स्टेटमेंट है डिस्प्लेसमेंट करंट का। उसी तरीके से अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी 2 नंबर में आ रहा है, सेक्शन ए की बात हो रही है आज, तो अगर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी 2 नंबर में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे वहां पर, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विच बेसिकली डिस्क्राइब द कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो यही आपका क्वेश्चन लिस्ट में देखेंगे आप। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें आया है कि वाई मैक्सवेल प्रपोज द एम्पियर लॉ। ठीक, तो अभी मैंने बताया था, बिकॉज द एम्पियर लॉ होल्ड ओनली फॉर द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर द टाइम वेरिंग फील्ड मैक्सवेल इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। और जान ही रहे डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, जो इक्विवेलेंट है किसके,
टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सफिशियंट है 2 नंबर में। ठीक, फिर इसी में आपका आता है कि राइट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर हमने कहा था बेसिकली क्या होता है, ये एनर्जी फ्लक्स भी कहलाता है। फिजिकली हमने क्या कहा था, द पॉइंटिंग वेक्टर इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया पर सेकेंड, दैट इज डिफिनीशन, और ये फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है। और उसी में अगर क्वेश्चन ये आया है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर की, तो पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें मालूम है S इक्वल टू क्या होता है EH, मैग्नीट्यूड वेक्टर में तो हम क्रॉस लगाते हैं। अच्छा, कई बार डायमेंशन भी पूछी गई है, तो अगर डायमेंशन से देखना चाहें तो आपको मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको 2 फार्मूले पढ़े हुए हैं, एक तो वोल्ट पर मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले से, और कूलाम से आपने पढ़ा हुआ है न्यूटन पर कूलाम। ठीक, H हमारा क्या है, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है यहाँ पर, तो हम अगर उसी फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अदरवाइज सबसे सिंपल वर्ड क्या है कि क्योंकि ये शो कर रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, तो सीधा सा है जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। डेफिनेशन तो यही कह रही है फिजिकल सिग्निफिकेंस से, तो क्यों हम टेस्ला और उसमें जाए। हमें मालूम है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड है, इट मीन्स जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक, डायमेंशन वही होगी जो एनर्जी की होती है, जो आपने पढ़ी हुई है। नेक्स्ट आपका इसमें है डायमेंशन की बात हो गई। अब कह रहा है कि क्या होता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टिंग मीडियम में इंटर करती है। तो कंडक्टिंग मीडियम में जैसे ही इंटर करेगी, तो हमने बताया था कि जो उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। उसका एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होकर 0 हो जाएगा। और जितनी डेप्थ तक इंटर करता है वो डेप्थ हमारी क्या कहलाती है, स्किन डेप्थ कहलाती है। ठीक है, वही हमारा अगला क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द स्किन डेप्थ। अगर 2 नंबर की केवल बात कर रहे हो यहाँ पर, तो स्किन डेप्थ इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अटेन्यूएशन फैक्टर। इट मीन्स डिनोट हम इसको अगर कहते हैं डेल्टा इक्वल टू होगा 1 बीटा, दैट इज स्किन डेप्थ 2 नंबर में सफिशिएंट है। बाकी अगर थियोरेटिकल डेफिनेशन आप चाहते हैं तो हम कहेंगे द डेप्थ फ्रॉम द कंडक्टिंग सरफेस एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0 इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। ठीक, तो स्किन डेप्थ हो गया। इसके बाद एक बेसिक क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मालूम है, इंटर से पढ़ चले जा रहे हैं, लिखेंगे क्या, ए वेव containing time varying electric field as well as time varying magnetic field which are perpendicular to each other as well as perpendicular to the direction of propagation is called electromagnetic wave। 2 नंबर में सफिशिएंट है। फिर इसी में क्वेश्चन आ रहा है राइट द वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम। तो अगर हम बात करें वेव इक्वेशन की, तो हम पहले तो कंडक्टिंग मीडियम का क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो कंडक्टिंग मीडियम में अगर हम बात कर रहे हैं तो होता क्या है, डेल टू ई माइनस म्यू सिग्मा डेल ई बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू ई अपॉन डेल टी टू इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड का होता है डेल टू एच माइनस म्यू सिग्मा डेल एच बाई डेल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल टू एच अपॉन डेल टी टू इक्वल टू 0। यह है कंडक्टिंग मीडियम में। अच्छा,
अच्छा यही क्वेश्चन जब फ्री स्पेस में आएगा तो फ्री स्पेस में हमारा बात किसकी हो रही है, प्लेन वेव इक्वेशन इन कंडक्टिंग मीडियम इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में होता है डेल टू ई माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू ई अपॉन डेल टी टू इक्वल टू 0 एंड डेल टू एच माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू एच अपॉन डेल टी टू इक्वल टू 0। 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 नंबर में यही इक्वेशन हमें यहाँ पर लिख देनी है। अच्छा आप मैक्सवेल इक्वेशन भी फ्री स्पेस और कंडक्टिंग मीडियम जरूर तैयार रखेंगे, वो भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो 2 नंबर में ये भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके। व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीडेंस ऑफ वेव इम्पीडेंस, आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, आज केवल शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, इन सभी के लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस पूरी प्लेलिस्ट में पूरा इंजीनियरिंग फिजिक्स का सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप उससे जो भी क्वेश्चन का डाउट हो वो दूर कर सकते हैं। ठीक, वेव इम्पीडेंस, वेव इम्पीडेंस मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है Z इक्वल टू ई बाई एच, और अगर इसको लिखना चाहें एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के केस में तो ई इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है कि म्यू नॉट एच सी अपॉन एच होता है, एच से एच कैंसिल, सी अपॉन होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव करो वेव इम्पीडेंस जो है वो फ्री स्पेस में 120 पाई होता है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, म्यू नॉट हमें मालूम है कि होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9, वैल्यू पुट कर दी z इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 पावर 9। अब देख रहे हैं 4 पाई स्क्वायर और अंडर रूट है बाहर हो जाएगा 4 पाई, 9 अंडर रूट हो गया 3 माइनस 7 प्लस 9 तो प्लस 2 हुआ, और अंडर रूट में क्या हो गया 10 इंटू कर दिया 10 इक्वल टू हो गया 120 पाई। ये थे आपके यूनिट सेकंड के क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब आते हैं यूनिट थर्ड, ये आपका है क्वेश्चन। ठीक, यूनिट थर्ड था हमारा इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स। तो अगर कहा गया कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्स, तो देखिए लिखेंगे क्या, ए सोर्स विच इमिट द लाइट वेव ऑफ सेम और इक्वल फ्रीक्वेंसी and in same phase or the phase difference between them is constant is called coherent source। 2 नंबर में सफिशिएंट है। उसी में अगर आता है आपका कि what is the main condition of interference या what is the sustained condition of interference, तो पहले तो कोहेरेंट सोर्स में ही 2 डिफिनीशन है। नंबर 1 बोथ आर, कम से कम 2 तो होंगे, या बोथ छोड़ दो, ऑल इंटरफेयरिंग लाइट वेव हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसी। नंबर 2 द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटरफेयरिंग वेव इज 0 और कांस्टेंट। नंबर 3
ये तो था इसेंशियल कंडीशन। नंबर 3 में हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिंज विड्थ का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था, ओमेगा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2d। लैम्डा डी क्या होता था, वो था स्क्रीन और सोर्स के बीच के, तो हम जानते हैं जितना ज़्यादा होगा उतना क्लियर दिखाई देगा। द सेपरेशन बिटवीन, थर्ड पॉइंट, द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन शुड बी लार्ज। नंबर 4, 2d स्मॉल होना चाहिए। द सेपरेशन बिटवीन इंटरफेयरिंग सोर्स शुड बी स्मॉल। 5, दे आर मोनोक्रोमेटिक। सफिशियंट है, 5 पॉइंट्स कंडीशंस में सफिशियंट है। ठीक, अब इसी में हम बात करते हैं किसकी, द थिक फिल्म सो नो कलर ऑफ इंटरफेरेंस। कलर का क्वेश्चन आता है, तो इंटरफेरेंस केवल थिन फिल्म में ही क्यों मिलता है, तो उसकी जो शर्त है हमें मालूम है कि फॉर द मैक्सिमा जो पाथ डिफरेंस था डेल्टा एक्स वो आया था 2 म्यू टी कॉस आर, जो कि बराबर होता था एन लैम्डा फॉर ट्रांसमिटेड एंड 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 फॉर रिफ्लेक्टेड। अब मालूम है कि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसका ऑर्डर क्या होता है 10⁻⁻7 ऑर्डर का। कॉस आर की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, म्यू की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है। अब टोटल पाथ डिफरेंस का दारोमदार किस पर है, थिकनेस पर है। तो अगर कह रहा है इंटीग्रल मल्टीपल में 10⁻⁻7 का मल्टीपल क्या होगा, 10⁻⁻7 ऑर्डर का होगा, -6 ऑर्डर का होगा। तो इसका मतलब है कि फॉर द मैक्सिमम की हम देख सकें थिकनेस क्या होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्डर की होनी चाहिए, इसीलिए थिक फिल्म में हमें दिखाई नहीं देता है। ग्लास घरों में शीशे लगे हुए हैं, इसमें कलर नहीं बनता है, पर उसी पर थोड़ा ऑयल लगा दो तो ऑयल लगाने से ग्लास मोटा नहीं होगा पर कलर दिखने लग गया, क्योंकि कलर उसी थिन फिल्म पर बनेगा। ठीक, तो ये इसका जवाब है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ कलर इन थिन फिल्म। तो कलर फॉर्मेशन हम सनलाइट या वाइट लाइट की बात करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि सनलाइट कंसिस्ट है बाय द 7 डिफरेंट वेवलेंथ और कलर ऑफ लाइट। जैसे ही वो थिन फिल्म पर पड़ेगा फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस से वो पार्शली रिफ्लेक्ट होगा एंड पार्शली ट्रांसमिट होगा। और रिफ्लेक्टेड रे हो या ट्रांसमिटेड रे हो, दोनों सेटिस्फाई करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो अगर हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे सेटिस्फाई कर रही है मैक्सिमा, तो दैट कलर अपीयर ऑन द अपर लेयर ऑफ द थिन फिल्म, और अगर सेटिस्फाई कर रही है फॉर ट्रांसमिटेड रे तो हमें लोअर सरफेस पे वो कलर अपीयर होगा। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे इसमें व्हेन ए सनलाइट इंसिडेंट ऑन थिन फिल्म देन इट डिस्पर्स्ड एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म and produce number of parallel reflected rays as well as number of parallel transmitted rays. Now, those wavelength or color satisfy the maxima for reflected ray, that color appear on the upper layer of thin film, and those wavelength satisfy the maxima for transmitted rays, that color appear on the lower surface of thin film. ठीक, कलर फॉर्मेशन में ये लिखेंगे हम यहाँ पर। इसी में आपका क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग। अगर न्यूटन रिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो होगा क्या, हम कहेंगे कि व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लेस्ड ऑन द ग्लास प्लेट and the light will allowed to incident normally on thin film, then it partially reflected from upper surface as well as lower surface of air film and produce the fringe pattern in circular ring shape known as Newton ring. इस फिगर के साथ यही 4 लाइन आप लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग में। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन इसमें ज्यादातर पूछा गया है वो है आपका
डिफ्रैक्शन में, व्हाट डू मीन बाय फ्रेस्नेल एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, यहां पर फिगर बना रहे हैं। हमने ये स्लिट ले ली, ठीक। अब यहां पर हमने कहा कि ये अगर फ्रेस्नेल को दिखाना चाह रहा है और यहां पर अगर हम फ्राउनहोफर की बात कर रहे हैं डिफ्रैक्शन की, तो होगा इस केस में हमने देखिए ये फिगर बनाया हुआ है और ये इमेज का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहां पर स्क्रीन पर। तो देखिए इसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है कि व्हेन ए स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन स्क्रीन एंड आफ्टर डिफ्रैक्शन spherical wavefront will appear is called Fresnel diffraction. सेकेंड डेफिनेशन क्या है कि when the source of light and screen both are present at the finite distance is called Fresnel diffraction. फ्राउनहोफर में क्या होगा? इसमें हम कहेंगे कि जब हम इंसिडेंट करते हैं प्लेन वेवफ्रंट और आफ्टर हमें क्या मिल रहा हो? प्लेन ही मिल रहा हो। तो पहली डेफिनेशन क्या हो सकती है कि when a plane wavefront incident on the slit after diffraction, if the plane wavefront will obtain, it's called Fraunhofer diffraction. Second definition, चूंकि ये पैरेलल है, कहीं इनफाइनाइट से आ रही होगी, ये पैरेलल जा रही है, कहीं इनफाइनाइट पर मिलेगी, तो हम कहते हैं कि when source and screen both are present at the infinite distance, it's called Fraunhofer diffraction. डिफरेंस में आएगा तो ये पूरा लिखेंगे, अलग अलग आएगा तो केवल एक के बारे में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है आपका रिजॉल्विंग पावर एंड रेलीज क्राइटेरियन कंडीशन। रिजॉल्विंग पावर होता क्या है? कहेंगे व्हाट इज द रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्व करना सीधा से कहता है the resolving power is defined as the ability of any optical instrument to see separately two or more closest wavelength of spectral line। दो या दो से अधिक क्लोजेस्ट वेवलेंथ की स्पेक्ट्रल लाइन को अलग अलग देखने की जो एबिलिटी, जो क्षमता होती है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की, वही क्या कहलाती है? रिजॉल्विंग पावर कहलाती है। रेलीज ने क्या कहा था? रेलीज ने कहा था कि अगर दो वेवलेंथ है λ1 λ2, फिगर के साथ दिखाएंगे, हमने कहा कि एक का अगर हमने ये पैटर्न बना लिया तो कह रहा है ये λ1 है, इसके फर्स्ट मिनिमा पर दूसरे का मैक्सिमा लाई करेंगे और इसके मैक्सिमम मिनिमम कहते क्या है? रेलीज स्टेट दैट इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ टू क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन विच द प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ द वन वेवलेंथ लाई ऑन द फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा इज द कंडीशन ऑफ जस्ट रिजॉल्व। इससे कम हुआ नॉट रिजॉल्व, इससे ज्यादा हुआ ओवर रिजॉल्व, ठीक। डिटेल में आपका प्लेलिस्ट में इसका वीडियो पड़ा हुआ है। 2 नंबर में केवल ये फिगर बना के ये 2 लाइन स्टेटमेंट हमें लिखना है, ठीक। तो ये था आपका थर्ड यूनिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट, अगर फोर्थ यूनिट की बात हो रही है तो फोर्थ यूनिट हमारी क्या है? लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स। अगर लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं यहां पर, तो पहले लेजर के क्वेश्चन। लेजर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक। व्हाट इज स्टिमुलेटेड इन स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक। व्हाट इज पंपिंग, गिव द प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेजर।
देखिए हम एक एक पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इमिशन क्या होता है? हम कहते हैं कि जब भी कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में हो और मूव बैक कर रहा हो टू द लोअर एनर्जी स्टेट तो इमिट करेगा रेडिएशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इसमें दो पार्ट हुए, एक स्पॉन्टेनियस और एक स्टिमुलेटेड। स्पॉन्टेनियस क्या होगा? तो हम कहेंगे क्या कि व्हेन एन एटम इज इन एक्साइटेड स्टेट and moving back to lower energy state without any external force, without any external source is called spontaneous emission of radiation. Spontaneous का हिंदी में कहते हैं स्वतः, कोई चीज अपने आप हो रही हो। अगर कोई चीज अपने आप हो रही तो किसी दबाव में तो हो नहीं रही है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई एटम हायर से लोअर में अपने आप स्वतः बगैर किसी दबाव के लौट आए तो इमिशन क्या कहलाएगा? स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। ठीक। और यही अगर किसी प्रभाव में हो, जैसे अगर हमने कहा कि ये तुम्हारा हायर है, ये लोअर एनर्जी स्टेट में एटम है, अगर ये स्वतः लौट आए हायर से लोअर में तो जो इमिशन होगा वो इमिशन कहलाएगा स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर एटम एक्साइटेड स्टेट में है, अब उस समय दूसरा एक कोई रेडिएशन इंसिडेंट करे जिसके कारण वो लौटेगा, तो एक तो जो इंसिडेंट किया या एब्जॉर्ब नहीं हुआ और दूसरा इसके लौटने के कारण भी इमिट करेगा जो कि कोहेरेंट हो गया आपस में। तो हम कहेंगे क्या? एन इमिशन ऑफ रेडिएशन इन विच एटम्स मूविंग बैक फ्रॉम द हाई एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक। तो किसी प्रभाव में अगर कोई एटम हायर से लोअर में लौट रहा है उस समय जो इमिशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? स्टिमुलेटेड इमिशन कहलाएगा। ठीक। इसी में एक क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो ऐसे पॉपुलेशन होती क्या है? तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पाएंगे क्या कि नंबर ऑफ एटम लोअर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होते हैं, हायर में कम होते हैं। पर पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या कहलाएगा? तो लिखेंगे क्या? दो लाइन की डेफिनेशन है, देखेंगे कैप्शन में आपको लिखता हुआ आएगा। ए सिचुएशन इन विच नंबर ऑफ एटम इन द हाई एनर्जी स्टेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम इन द लोअर एनर्जी स्टेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्जन। ठीक, 2 नंबर में हो गया क्वेश्चन। और अगर पंपिंग आता है तो हम कहेंगे क्या? ए प्रोसेस टू अचीव द सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन इज कॉल्ड पंपिंग। थोड़ा इलेबरेट करना चाहो तो हम कहेंगे क्या? ए सिचुएशन, ए प्रोसेस विच यूज हो रहा क्या? टू एक्साइट द एटम्स फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हाई एनर्जी स्टेट एंड मेंटेन its numbers on the high energy state is greater than lower energy state is called pumping। ठीक। 3 प्रकार की होती है। ऑप्टिकल पंपिंग जो कि रूबी लेजर में आप देखते हैं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो कि आप हीलियम नियॉन लेजर में देखते हैं, और एक मैकेनिकल होता है जिसका लेजर में आपके यहाँ नहीं है सिलेबस में उसका कोई एप्लीकेशन। तो ये कहलाता है पंपिंग। फिर आता है लेजर में प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन। तो अगर आएगा कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर, तो लेजर क्या है? हाई इंटेंस लाइट बीम है। नंबर 1 क्या होगा? द लेजर बीम इज द हाई इंटेंस लाइट बीम। नंबर 2, द लेजर बीम आर प्योरली मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव। द लेजर बीम इज द परफेक्ट कोहेरेंट लाइट। नंबर 4, द डायरेक्शनलिटी ऑफ लेजर बीम बिकम हाई। नंबर 5, the penetrating power of laser beam also high। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। एप्लीकेशंस, हर फील्ड में तो इसका यूज है। हम इसमें अगर 3-4 लिखना चाहें तो हम कहते हैं कि नंबर 1, इन द इंडस्ट्रियल फील्ड द लेजर बीम इज यूज एज ए कटर एंड ड्रिलर। नंबर 2, इन मेडिकल फील्ड
लेजर बीम इज यूज्ड इन द क्रिटिकल सर्जरी. नंबर 3, इन रिसर्च फील्ड लेजर बीम इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ molecular spectra or crystal structure. Number 4, in defense field laser beam is used as a weapon. ठीक. In communication field, in optical communication laser beam is used as a carrier wave. Next, in 3-dimension photography या कह सकते हो कि in the formation of hologram, in holography technique laser beam यूज होती है. कई एप्लीकेशन है, आपको कोई भी 3 से 4 एप्लीकेशन उसमें लिख देने हैं. तो ये आपके लेजर के क्वेश्चन है. इसी तरीके से आपके फाइबर के क्वेश्चन बनते हैं. फाइबर में क्या पूछ सकता है? व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर. तो हमने क्या लिखा है, क्या पढ़ा हुआ है? द ऑप्टिकल फाइबर इज हेयर थिन ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन मीडियम थ्रू विच a signal transferred from one point to another point with the help of light wave. हो गया ऑप्टिकल फाइबर डिफिनेशन. फिर इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज द एक्सेप्टेंस एंगल. तो हम कहेंगे द एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल थ्रू विच ए लाइट वेव या थ्रू विच ए लाइट सिग्नल अलाउड टू पास थ्रू द फाइबर केबल. ठीक. व्हाट इज न्यूमेरिकल एपर्चर. तो डिफाइन करते हैं. द न्यूमेरिकल एपर्चर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल. फार्मूले क्या होते हैं इसके? फार्मूले जरूर याद रखेंगे. 2 नंबर में फार्मूले लिख देंगे तभी हमारा काम चल जाता है. एक्सेप्टेंस एंगल होता है थीटा आई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. n1 यहाँ पे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग. न्यूमेरिकल एपर्चर क्या होता है? न्यूमेरिकल एपर्चर होता है साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल साइन थीटा आई जो होगा अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग टू द refractive index of core. Number of cutoff parameter 2 pi a upon lambda naught into under root n1 square minus n2 square. a यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोर है. लैम्डा नॉट हमारे पीक वेवलेंथ है जो अलाउ हो रही है टू पास थ्रू द फाइबर केबल. n1 n2 आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग है. ठीक. क्लासिफिकेशन 2 पार्ट के होते हैं, सिंगल मोड, मल्टी मोड. मल्टी मोड 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स. इन सब के वीडियो आप मिलेंगे और ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस 3rd यूनिट से और 4th यूनिट से. ठीक है, जो कि हमारा क्या था? लेजर एंड फाइबर ऑप्टिक्स. एंड लास्ट यूनिट जो है यूनिट 5 हमारी क्या है? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एंड नैनो साइंस. सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में क्या क्या पूछा जा सकता है? व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी. हमने क्या पढ़ा था? या क्या आपने वीडियो में देखा भी हुआ है और यहाँ लिखेंगे क्या? ए फिनोमिना इन विच द रेजिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल और एलॉय are suddenly dropped to 0 below a certain temperature is called superconductivity and the specimen is called superconductor. क्रिटिकल टेम्परेचर अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे द क्रिटिकल टेम्परेचर इज द रिक्वायर्ड टेम्परेचर एट विच ए नॉर्मल कंडक्टर कन्वर्ट इन सुपर कंडक्टर, मतलब बिलो विच ए नॉर्मल कंडक्टर कन्वर्ट इन सुपर कंडक्टर. क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड तो हमने कहा ए रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड एट विच
बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल लूज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। रिलेशन पूछा जा सकता है, तो रिलेशन क्या होता है, क्रिटिकल फील्ड का SC इक्वल टू H0 इंटू 1 माइनस T अपॉन PC का स्क्वायर। ठीक, रिलेशन पूछा जाएगा तो इस रिलेशन की बात कर सकते हैं। H0 क्या है, द क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन, T बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर जिस पर फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं, TC हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है। ठीक, फिर आता है इसमें व्हाट इज इमेजिनरी इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन A, B, C से कहीं भी ये आ सकता है। ठीक है, इमेजिनरी इफेक्ट क्या कहता है, कहता है कि जब किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो तो ये क्या है, नॉर्मल कंडक्टर, प्लेस कर दो मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टोटली एक्सक्लूड कर जाएगी फ्रॉम द मटेरियल। इट मींस कि इससे रिपल बैक हो जाएगी। रिपल बैक हो जाएगी और यही इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, ये इफेक्ट कहलाता है इमेजिनरी इफेक्ट। सीधा सीधा क्या कहेंगे कि लिखेंगे क्या, इमेजिनरी स्टेट दैट, इमेजिनरी में कहा क्या कि व्हेन ए सुपर कंडक्टिंग स्पेसमैन इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एंड कूल्ड इट below its critical temperature, then the magnetic field lines is totally excluded from the superconducting material. This effect is called imaginary effect, and it also show that a superconducting material behave like a ideal diamagnetic material. ये भी आपके इमेजिनरी इफेक्ट का रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट आर टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। टाइप 1 सुपर कंडक्टर किसे कहेंगे, ऐसा मटेरियल जो कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा हो इमेजिनरी इफेक्ट को, लिखेंगे ए सुपर कंडक्टिंग मटेरियल विच इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल विच कंप्लीटली सेटिस्फाई द इमेजिनरी इफेक्ट एंड एट द क्रिटिकल फील्ड it suddenly lose its superconductivity is called type 1 superconductor। and type 2 क्या होता है, it pure form तो होता नहीं है ये, तो हम कहते हैं it does not completely a material which does not completely satisfy the imaginary effect and at the critical field it loses its superconductivity gradually rather than suddenly। इट्स कॉल्ड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ग्राफ प्लॉट करेंगे, टाइप 1 में लूज करने का सीधा ड्रॉप करेगा और टाइप 2 में 2 वैल्यू होती है क्रिटिकल फील्ड की, SC1 SC। ठीक है, यहाँ 2 नंबर की बात केवल हो रही है इसलिए शॉर्ट में हमने बता रहे हैं, डिटेल आपका प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बाकी सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशंस NMR टेक्नोलॉजी में यूज होता है, हाई एनर्जी फिजिक्स में यूज होता है, इन सिक्योरिटी डिवाइस में यूज होता है। 3 एप्लीकेशन हो गई इसकी। ठीक, टाइप 1 टाइप 2 सुपर। हाई टाइप सुपर कंडक्टर तो 2-3 है, उसको आप याद रखेंगे, लिख सकते हैं विथ टेम्परेचर उसके साथ। तो ये था आपका सुपर कंडक्टर का। लास्ट आपकी जो पार्ट है वो है नैनो। अब नैनो में क्या आ सकता है, व्हाट इज नैनो साइंस, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट इज नैनो मटेरियल, डिफाइंड क्वांटम डॉट, क्वांटम वेल, क्वांटम वायर। ठीक, फैब्रिकेशन मेथड का 2 नंबर में बॉटम अप एंड टॉप डाउन। सेक्शन सी में है तो डिटेल एक एप्लीकेशन, एक CVD मेथड और सॉल्जर मेथड लिखेंगे। तो हम लिखते क्या है,
अगर हम बात करते हैं नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, तो हमने इसका भी डिटेल वर्जन बताया था। होता क्या है, साइंस जिसमें हम केवल स्टडी करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, वो साइंस होता है। और अगर वो स्टडी हम नैनो ऑर्डर के पार्टिकल के साथ कर रहे हैं तो नैनो साइंस हो जाएगा। सीधा सीधा क्या कहेंगे, द नैनो साइंस इज डिफाइंड एज द स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो मटेरियल इज कॉल्ड नैनो साइंस। टेक्नोलॉजी क्या होती है, जिसका उस कैरेक्टरिस्टिक का एम्प्लीफिकेशन कहीं करें, कहीं अप्लाई करें उसकी प्रॉपर्टी को, तो हमारी टेक्नोलॉजी में हो जाती है। मटेरियल किसे कहते हैं, तो हमने कहा कि ए मटेरियल विच हैविंग एट लीस्ट वन डायमेंशन इज इन नैनो ऑर्डर इज कॉल्ड नैनो मटेरियल। नैनो ऑर्डर का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक नैनो नहीं 100 नैनो तक कहा जाता है कि ये उस ऑर्डर का है। तो 100 नैनोमीटर या उससे कम ऑर्डर का है, 10⁻⁷ है, उससे कम ऑर्डर का है, तो वो सभी किस में जाते हैं, नैनो में जाते हैं। अच्छा, हमने कहा एट लीस्ट वन डायमेंशन, तो अगर एट लीस्ट की बात हो रही है उसी पर यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। हमें मालूम है कि 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होते हैं। अब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर तो हमने ये पढ़ा होता है, ये हमारा कहलाता है बल्क मटेरियल। अब इसमें हमने कहा एक एक्सिस अगर हम कहते हैं नैनो ऑर्डर कर दे, 2 को रहने दें, तो ये हमारा हमने कहा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। तो हमने कहा कि ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि तीसरा तो नैनो ऑर्डर का हो गया, नल हो गया। तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें 3rd डायमेंशन किसकी है, नैनो ऑर्डर की है। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है क्वांटम वायर। ठीक, अगर कोई 2 डायमेंशन हो जाए, हमने कहा अभी तो हमने केवल एक एक्सिस किया, तो 2 एक्सिस कर देंगे, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारा कहलाता है क्वांटम वायर, जिसमें हमने कहा कि ये 1 डायमेंशन बाकी, केवल एक ही में तो हमें दिख रही डायमेंशन, बाकी तो 2 डायमेंशन नैनो ऑर्डर की हो गई। तो ये 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, जो कि क्या कहलाता है, नैनो क्वांटम वायर। और अगर तीनों डायमेंशन, जो हमारी इमेजिंग में जब भी नैनो की बात आती है, हम 3 डायमेंशन को नैनो करते हैं, जो हमारे इमेजिनेशन में आता है नैनो का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर नहीं आता कि हमने अगर कहीं कोटिंग कर रखी है, कोई पेंटिंग कर रखी, तो वो भी उसकी थिकनेस भी नैनो ऑर्डर की है। जैसे हमने कहा कि ऑयल ले लिया, बहुत डाइल्यूटेड और थिन कर दिया, तो उसकी थिकनेस कितनी हुई, ना के बराबर, लगभग उसी ऑर्डर की होगी, -7 -8 ऑर्डर की। उसको हमने माना ही नहीं नैनो। ये उस तक की बात करता है। हाँ, तो दिमाग में हमारी इमेज आती है वो ये आती है कि जब तीनों डायमेंशन नैनो ऑर्डर का होगा, तो ये कहलाता है आपका क्वांटम डॉट। ठीक, तो ये इसके पार्ट होते हैं। अगर इसमें आ गया व्हाट इज बॉटम अप मेथड, व्हाट इज टॉप डाउन मेथड, तो क्या होता है, कहता है कि जब किसी नैनो मेटल के फैब्रिकेशन में हम कोई लार्ज साइज का मटेरियल ले, इसको ब्रेक करें छोटे छोटे पार्ट में, पाउडर फॉर्म में ग्राइंड करके, पॉलिश करके, और इससे और स्मॉल बना दें, ये जो मेथड हमारा तैयार हो रहा है, ये मेथड कहलाता है टॉप डाउन मेथड। ठीक, एक ये फैब्रिकेशन का मेथड है। दूसरा कहता है कि अगर हम बॉटम अप की ओर चले, हम कुछ क्लस्टर मॉलिक्यूलर स्टेट में, ये हमारे क्या है, मॉलिक्यूलर स्टेट्स हैं, फिर मॉलिक्यूलर 2 या 2 से अधिक का हम क्लस्टर कर दें, हमने उनका क्या किया, क्लस्टर किया, और उससे अगर हमने इसका फॉर्मेशन किया, तो ये कहलाता है बॉटम
अप मेथड। क्योंकि फिजिक्स में सब कुछ नाम में ही रहता है, ऊपर से टॉप डाउन, ऊपर से घटते हुए क्रम में आ रहा है, लोअर से अपर की ओर जा रहा है, तो ये कहलाता है बॉटम अप मेथड। नैनो की प्रॉपर्टीज, नैनो साइंस नैनो की, तो हमें मालूम है कि जब भी कोई हम नैनो ऑर्डर पे चेंज कर देते हैं तो उसकी हर प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? जब स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो जैसे आपका बुलेट प्रूफ जैकेट, स्पेस सूट, फायर प्रूफ जैकेट, इन सब में हम नैनो की बात करते हैं। एटीएम मशीन की जो फॉर्मेशन की जाती है वो भी नैनो मटेरियल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि किसी भी चीज़ से नहीं कटेगा, वहाँ भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आईसी सिस्टम है हमारा, आईसी में हम नैनो ऑर्डर की चिप डिजाइन कर रहे हैं, तो वहाँ भी हमारा इसका यूज हो रहा है। इन कम्युनिकेशन यूज ही कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो नैनो हमारी आने वाली साइंस की स्टेज है, और नैनो के हम तो पीको की भी बात इस समय कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम पीको साइंस और पीको मटेरियल की भी बात कर सकते हैं, पर अभी तक हमारा यहीं तक है। तो ये था हमारा शॉर्ट आंसर जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। AKTU से बिलोंग कर रहे हैं जितने भी लोग, 13 तारीख का से सभी का पेपर है। मन में कोई भय न रखें, आराम से, मैंने कहा खुद पर विश्वास रखें और एक सिमेट्रिक ढंग से पढ़ाई करें, तो हर चीज़ बहुत आसान है, आसानी से तैयार हो जाएगी। ज़्यादातर पेपर जो खराब होते हैं वो डर से खराब होते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, या कोई चीज़ अगर हमने कहा कि 5 यूनिट है, इतना पढ़ना है, कैसे पढ़ें। देखो उस चीज़ को मैंने बताया था, तरीका क्या होता है कि 5 यूनिट नहीं, हर यूनिट में 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से हमारे अगर 5 यूनिट के हैं 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें दिन भर फिजिक्स नहीं पढ़ना है। आज से 10 दिन का भी टारगेट लेकर चल रहे हैं, 10 दिन नहीं बचे हैं आज से, हमने चलिए 6 दिन का टारगेट किया है, तो रोज़ हमें 5 क्वेश्चन तैयार करने हैं केवल, और रोज़ 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे, 6 दिन में हमारी फिजिक्स पूरी हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम 11-12 को रिवाइज कर लेंगे, 13 को जाकर पेपर देंगे। पहला ही पेपर है फिजिक्स का। क्रिकेट के सभी शौकीन जानते हैं, ओपनिंग अच्छी होगी तो पूरा मैच अच्छा हो जाता है। तो सभी लोग पूरे मन से तैयारी करें, पूरे मन से पेपर दें। मेरी आपकी सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सभी को आने वाले पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत करें और अच्छे नंबर लाएं। धन्यवाद।